बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा नया टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो है स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड डिफिनीशन: द डिस्टेंस कवर्ड बाय साउंड वेव्स इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज द स्पीड ऑफ साउंड। हमने बात की थी कि जो साउंड है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स मूव करता है, हरकत करता है। ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, मुंतकिल होता है। ठीक है। तो याद रखिए कि जो वेव्स है वो मूव कर रहे हैं तो उसका एक ख़ास रफ्तार होगा, उसका ख़ास स्पीड होगा। ठीक है। और ये स्पीड हम क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको हम डिफाइन करते हैं: द डिस्टेंस कवर्ड बाय साउंड वेव्स इन अ यूनिट टाइम। एक ख़ास टाइम में साउंड जो है वो क्या करता है, अगर कुछ डिस्टेंस तय करता है तो हम कहते हैं कि उसका एक क्या है, रफ्तार है, स्पीड है। ठीक है। जिस तरह हम मुख्तलिफ चीज़ों की का स्पीड कैलकुलेट करते हैं, जिस तरह कोई गाड़ी होती है, कोई बंदा होता है, वो मूव करता है, वो हरकत करता है, तो हम उसका क्या करते हैं, हम उसका स्पीड कैलकुलेट करते हैं। तो वही डिफिनीशन है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर बॉडी की जगह क्या है, यहाँ पर साउंड वेव्स है। ठीक है। अब हमारे पास मुख्तलिफ वेव्स के लिए मुख्तलिफ क्या है, रिलेशनशिप्स हैं जो हायर लेवल पर क्या है, वो डिराइव्ड है। ठीक है। और मैग्नीट्यूडनल के लिए अपना है और ट्रांसवर्स के लिए क्या है, वो अपना है। अब हमारे पास चूंकि साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन नेचर एंड द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज गिवन बाय। ठीक है। चूंकि हमने पढ़ा था कि साउंड जो वेव है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, तो उसके लिए जो हमारे पास रिलेशनशिप है वो हमारे पास है v इज इक्वल टू अंडर द रूट ई बाई रो। ये रिलेशनशिप जो है ये 20 लेवल पर हार्डेरिस्टिक ट्रेन का जो बुक है वहाँ पर इसको डिराइव किया गया है और हम इसको तफसील से वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। अगर कोई चाहता है तो वहाँ पर ये उस कोर्स में का ये हिस्सा है। ठीक है। वहाँ से ये देख सकते हैं। लेकिन हमारा चूंकि लेवल मतलब वो लोअर लेवल है, तो यहाँ पर हम सिर्फ इस रिलेशन को हम क्या करते हैं, वो पढ़ते हैं। ठीक है। वेयर वी इज द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स। वी क्या है, साउंड वेव्स का जो रफ्तार है, स्पीड है, वो है ई। हमारे पास क्या है, इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है। इलास्टिसिटी हमारे पास जिसको हम लचक कहते हैं, ये हमारे पास इलास्टिसिटी है। ठीक है। इलास्टिसिटी क्या है, ये हमारे पास एक बॉडी में अगर हम कोई चेंज लाते हैं तो वो उसके खिलाफ क्या करते हैं, मज़ाहमत पेश करता है। ठीक है। और अपने आप को फिर क्या करता है, वो रिकवर करता है। ठीक है। तो ये सेकंड ईयर के लेवल का मतलब वो टॉपिक है, मैट्रिक के लेवल में भी अपने क्या कर रहा है, किया है, पढ़ा है। ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप है और इसको हम इस्तेमाल करके क्या करेंगे, इसके लिए हम रिलेशन को डिराइव करेंगे। ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले जो काम था वो स्पीड ऑफ साउंड पर जो काम था वो न्यूटन ने किया था। न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड। न्यूटन्स वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु ट्राइड टू डिराइव एन एम्पिरिकल रिलेशन मैथमेटिकल फार्मूला टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड। न्यूटन्स सर आइजैक न्यूटन ने क्या किया था, सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिसने स्पीड ऑफ साउंड के लिए क्या किया था, एक मैथमेटिकल रिलेशन डिराइव किया था, एक मैथमेटिकल फार्मूला डिराइव किया था। उसने एक कोशिश की थी। ठीक है। और उसने फिर उससे स्पीड ऑफ साउंड को क्या किया था, कैलकुलेट किया था कि कितना स्पीड ऑफ साउंड हो सकता है। टू डिराइव द फार्मूला ही एज्यूम दैट साउंड ट्रेवल्स थ्रू एनी मीडियम अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। ठीक है। कोई फार्मूला हम डिराइव करते हैं, कोई चीज़ कोई काम हम करते हैं, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, हम एजम्पशन लेते हैं, हम एक आइडिया डेवलप करते हैं और उस आइडिया के बुनियाद पर हम फिर आगे चलते हैं और एक खाका तैयार करते हैं और फिर उसको अमली जामे पहनाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है। लेकिन हम जितने भी मैथमेटिकल रिलेशन करेंगे, डिराइवेशन करेंगे, उसकी बुनियाद उस आइडिया जिसको हम एजम्पशन कहते हैं, जिसको हम मफरूज़ा कहते हैं, उस पर होता है। ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि उन्होंने जो एजम्पशन लिया है कि साउंड जब ट्रेवल करता है किसी मीडियम में तो वहाँ पर आइसोथर्मल कंडीशन होता है। आइसोथर्मल कंडीशन का क्या मतलब है, आइसो कहते हैं सेम को, थर्मल कहते हैं टेम्परेचर को। ठीक है। कंडीशन कहते हैं कंडीशन को। सो आइसोथर्मल कंडीशन मीन वो एरिया जहां पर टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है वो। तो याद रखिए कि जब साउंड ट्रेवल करता है तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन उन्होंने एज्यूम किया कि जब साउंड ट्रेवल करेगा, साउंड वेव्स ट्रेवल करेंगे, मैग्नीट्यूड वेव्स ट्रेवल करेंगे, तो उस मीडियम का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। दैट इज द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन साउंड वेव्स आर पासिंग थ्रू द मीडियम। जब साउंड वेव्स हरकत करेंगे,
मतलब उससे पास होंगे तो उस दौरान जो टेम्परेचर है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जितना पहला था उतना उसके बाद भी होगा। ठीक है, मीन द टेम्परेचर विल रिमेन द कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अब जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम उसके लिए फिर क्या करते हैं, हम बॉयल्स लॉ यूज करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमने उसने एक अजम्पशन लिया था कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो हम फिर चार्ल्स लॉ क्या करते, यूज करते थे। लेकिन चूंकि यहाँ पर हमने क्या लिया है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, न्यूटन ने टेम्परेचर कांस्टेंट का एजम्पशन लिया था, आइसोथर्मल कंडीशन का एजम्पशन लिया था, इसलिए यहाँ पर उन्होंने बॉयल्स लॉ को अप्लाई किया है। बॉयल्स लॉ हमें क्या कहते हैं, पी इज इक्वल टू कांस्टेंट, पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, और ये हमारे पास रिलेशनशिप है जो मेट्रिक और 9th के लेवल का कोर्स है। और इस तरह इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, अब हमारे पास P1 क्या है, प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर है, V1 इनिशियल वॉल्यूम है, P2 आफ्टर सम टाइम प्रेशर है, और V2 आफ्टर सम टाइम वॉल्यूम। अब देखते हैं कि P1 क्या है, P2 क्या है, V1 क्या है, V2 क्या है। ठीक है, ड्यूरिंग रियर फ्रैक्शंस P1 इज इक्वल टू P, V1 इज इक्वल टू V। देखते हैं, ये हमारे पास एक फिगर है जो कंप्रेशनल वेव्स को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। इसमें दो रीजन आपको दिखाई दे रही है, एक ये रीजन है, ये रीजन है, ये रीजन। ठीक है, इन रीजन्स को हम कहते हैं कंप्रेशंस। कंप्रेस होना, किसी चीज का वॉल्यूम कम हो जाना, उसको आप कंप्रेस करते हैं जहां पर प्रेशर बढ़ जाता है। और इन रीजन, इस रीजन को और इस तरह इस रीजन को हम क्या कहते हैं, इसको हम रियर फ्रैक्शन कहते हैं। रियर फ्रैक्शन वो जगह है जहां पर क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास दो रीजन हमारे पास आगे, एक रियर फ्रैक्शंस और दूसरा क्या है, तो हमारे पास कंप्रेशंस। तो ड्यूरिंग रियर प्रेशर रियर फ्रैक्शन P1 इज इक्वल टू P, हमने लिया है कि लेट्स सपोज फर्ज करें कि यहाँ पर जो प्रेशर है वो P है और यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो V है। ठीक है, अब जब हम कंप्रेशन की तरफ आते हैं, ड्यूरिंग कंप्रेशन P1 इज इक्वल टू P प्लस डेल्टा P। याद रखिए कि यहाँ पर ये डेल्टा P क्या है, ये चेंज है, इसमें प्रेशर में चेंज है। ठीक है, इंक्रीज आ गया कंप्रेशन में। मैंने आपको बताया इससे पहले कि कंप्रेशन में हमारे पास प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है, और रियर फ्रैक्शन में हमारे पास प्रेशर कम होता है। तो यहाँ पर प्रेशर हमारे पास P है, तो यहाँ पर P प्लस डेल्टा P, यानी उस यहाँ पर ये डेल्टा P उसके साथ ऐड हो रहा है, जमा हो रहा है। तो इसका मतलब है कि प्रेशर यहाँ पर क्या हुआ है, वो बढ़ गया है। इसलिए हम यहाँ पर क्या लेते हैं, P प्लस डेल्टा P लेते हैं। और यहाँ पर हम वॉल्यूम जब लेते हैं, वहां पर वॉल्यूम हमने लिया था V1 इज इक्वल टू V, और यहाँ पर जो वॉल्यूम है हमारे पास क्या है, V माइनस डेल्टा V है। अब यहाँ पर ये माइनस डेल्टा V क्यों है, क्योंकि वहां पर जो वॉल्यूम था उसका जो एरिया है, आप वॉल्यूम है आप देख सकते हैं कि ज्यादा हो गया, और जब ये कंप्रेस हो जाता है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। रियर फ्रैक्शन में वॉल्यूम बढ़ता है, और कंप्रेशन में आप किसी चीज को कंप्रेस करते हैं, आपके पास फॉर एग्जांपल गुब्बारे, आप उसको कंप्रेस करते हो, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वो आपके पास कम हो जाएगा। आपके पास एक सिलेंडर है जिसमें एक पिस्टन है और उसमें गैस है, आप उस पर प्रेशर बढ़ाओगे तो वहां पर क्या होगा, वो कंप्रेस होगा, कंप्रेशन की वजह से उसका वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, वो कम होगा। ठीक है, तो हमारे पास V2 क्या आ गया, V माइनस डेल्टा V। या डेल्टा V जो चेंज है, जो कमी बेशी वो आ गई। यहाँ पर ये माइनस इसलिए कि इसमें क्या हो गया, हमारे पास डिक्रीज आ गया, तो वॉल्यूम कम हो जाता है और प्रेशर क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। तो हमारे पास ये जो P1 की वैल्यू है, P2 की वैल्यू है, V1 की वैल्यू है, V2 की वैल्यू है, ये आप उस इक्वेशन में क्या कर दे, यहाँ पर पुट कर दे, तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा, P1 की जगह P, V1 की जगह V, इज इक्वल टू की जगह अपनी जगह आ गया, और P1 P2 और उसकी जगह क्या आ गया, उसकी वैल्यू आ गई P प्लस डेल्टा P और V माइनस डेल्टा V। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास आ गया PV इज इक्वल टू दिस वन इंटू दिस वन। अब आप इसको क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, P और V को मल्टीप्लाई करके PV आ गया, इस तरह माइनस प्लस माइनस आ गया, और P और डेल्टा V को मल्टीप्लाई कर P डेल्टा V आ गया, प्लस और प्लस डेल्टा P और V आ गया, और प्लस और माइनस माइनस आ गया, डेल्टा P और डेल्टा V आ गया। ठीक है, ये हमारे पास हमने इस दोनों को मल्टीप्लाई करे तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अब ये PV और ये PV एक दूसरे के साथ क्या हुए, ये कैंसिल हुए, तो हमारे पास यहाँ पर 0 आ गया, और यहाँ पर ये चूंकि कैंसिल हुए थे, यहाँ पर हमारे पास ये रिलेशन, ये और ये अपनी जगह पर क्या आ गए, हमारे पास आ गए। अब याद रखिए कि हमारे पास जो क्या है, हमारे पास जो डेल्टा P और डेल्टा V है, ये वेरी वेरी स्मॉल है। ये हमारे पास चेंजेस है, लेकिन ये कम चेंजेस हैं, वेरी स्मॉल, मतलब इतना ज्यादा प्रेशर नहीं बढ़ता, न इतना वॉल्यूम कम होता है, लेकिन ये स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम है और स्मॉल चेंज इन प्रेशर है। ठीक है, अब हमारे पास अगर दो चीजें हैं और वो स्मॉल है और आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जरब देते हैं,
तो उससे वो भी मजीद स्मॉल होगा। फॉर एग्जांपल 0.1 है, ये स्मॉल है, और 0.1 भी क्या है, वो ये दोनों स्मॉल है। 0.1 को आप 0.1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो उससे आ जाएगा 0.001। तो 0.1 और 0.1 ऑलरेडी सबसे पहले क्या थे, वो स्मॉल थे। जब उसको हमने मल्टीप्लाई किया तो उससे आगे 0.001, वो मजीद कम हुआ। दो वेरी स्मॉल चीज़ों को आप वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करते थे, उसका जो आंसर आएगा वो वेरी वेरी क्या होगा, वो स्मॉल होगा। तो चूंकि ये स्मॉल है, ये भी हमारे पास और ज़्यादा स्मॉल हो गया बहुत ही, तो हमने इस टर्म को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया और इसको हमने जीरो कर दिया है। तो हमारे पास जो रिलेशन आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, 0 इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी प्लस डेल्टा पी वी आ गया। ठीक है, इसको मैंने इस साइड पर मुंतकिल कर दिया, तो ये माइनस से क्या हुआ, प्लस हो गया। तो पी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा पी वी आ गया। अब इस डेल्टा वी को आप इधर ट्रांसफर कर दे, तो आपने ट्रांसफर कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, पी इज इक्वल टू डेल्टा पी वी और डेल्टा वी डिवाइड बाय। और फिर इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि मैंने इसको इस तरह नीचे लेकर आया हूँ और इसको मैंने इस तरह लिखा हुआ है। ये मैंने दो तरीकों से इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास जो P आ गया प्रेशर विच इज इक्वल टू डेल्टा V और डेल्टा। ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आ गया वो आ गया P इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइड बाय डेल्टा V इंटू डिवाइड बाय V, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है। अब आप देखते हैं कि ये डेल्टा P क्या है, हमारे पास क्या है, ये प्रेशर है, इसको स्ट्रेस हम कहते हैं। इट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया हमारे पास आ गया। एंड डेल्टा V डिवाइड बाय V इज इक्वल टू, डेल्टा V क्या है, ये चेंज इन वॉल्यूम है, और ये V क्या है, ये ओरिजिनल वॉल्यूम है। चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, इसको हम स्ट्रेन कहते हैं। इसको कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। एक होता है लीनियर स्ट्रेन जिसको यंग मॉडुलस कहते हैं, ये हमारे पास बल्क मॉडुलस है, इसको हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास डेल्टा पी आ गया स्ट्रेस, और ये जो डेल्टा वी डिवाइड बाई वी है, इसको हमने क्या नाम दिया है, ये हमारे पास स्ट्रेन के बराबर है। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, हमारे पास इक्वेशन 1 में आप पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, P is equal to stress divided by strain and it is equal to elasticity। इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। ठीक है, और आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, सेकंड ईयर के कोर्स का भी क्या है, हिस्सा है। ठीक है, और मैट्रिक के लेवल का भी ये हिस्सा है। तो स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन या स्ट्रेस स्ट्रेन रेशो को हम कहते हैं इलास्टिसिटी, और इसको हम ई का नाम देते हैं। सो P इज इक्वल टू ई, प्रेशर हमारे पास बराबर हुआ इलास्टिसिटी के। एज वी नो दैट, हमें चूंकि पता है, पहले हमने पढ़ा कि जो वेलोसिटी है, स्पीड ऑफ साउंड है, ये बराबर है ई डिवाइड बाय रो के बराबर है। ठीक है, ये डिवाइड बाय जो रो के बराबर है। सो आप ई की जगह क्या कर दे, हमें पता चल गया कि ई किस चीज के बराबर है, ये पी के बराबर है। और आप क्या कर सकते हैं, पी की जगह आप ई की जगह आप पी को पुट कर दे, तो हमारे पास जो रिलेशन आ गया वो हमारे पास आ गया V इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ P डिवाइड बाय रो। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। ठीक है, अब आते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर। ठीक है, तो एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, P हमारे पास 1.01 इंटू 10 पावर 5 पास्कल के बराबर है, और जो डेंसिटी है हमारे पास वो बराबर है 1.283 kg पर मीटर क्यूब। ये स्क्वायर नहीं, ये क्यूब है, आप पी कर दें इसको। ठीक है, इट इज़ नॉट स्क्वायर, इट इज़ अ क्यूब। सो अगर आप उसको इसमें पुट कर देते हैं और फिर डिवाइड करते एक दूसरे पर, उसका रूट लेते, सिंप्लीफाई कर दे, उससे हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 281 या 280, इस तरह कुछ उसकी क्या होगी वैल्यू है। आप इसको वेरीफाई कर दें। ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आ गया, जो स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास आ गया, वो है 281 मीटर पर सेकेंड। वाइल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज अ V इज इक्वल टू 332 मीटर पर सेकेंड। एक्सपेरिमेंट से हमारे पास, तजुर्बात से हमारे पास जो वैल्यू आती है वो है 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और वहाँ पर जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, जो न्यूटन फार्मूले की वजह से हमने कैलकुलेट कर दिया है, तो उसको हमें क्या कहते हैं, वो हमारे पास 281 है। अब क्या करते हैं कि हम इसमें जो गलती है, जो परसेंटेज एरर है, हम उसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो परसेंटेज एरर कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। हमारे पास ये फार्मूला है। ठीक है, और परसेंटेज एरर इज इक्वल टू मॉडुलस साइन V एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस V कैलकुलेटेड डिवाइड बाय V एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशनशिप है। किसी भी मतलब मेजरमेंट में क्या है, आप एरर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये फार्मूला है। आप इसमें इसको क्या कर दें, वैल्यूज को पुट कर दें, यहाँ पर 332 को पुट कर दें, यहाँ पर 281 को पुट कर दें, यहाँ पर क्या कर दें, इसको भी 332 को पुट कर दें, और यहाँ आप क्या कर दें,
यहाँ इसके साथ आप मल्टीप्लाई विद क्या कर दे, मल्टीप्लाई विद 100%, ठीक है। आप इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई विद 100% क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करा दें, और जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इसको आप 100 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये इसको आप 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 100% के साथ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो परसेंटेज एरर इज 16%। इसको 100% इसको कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई विद 100% करेंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास होगा 16% या 15% इस तरह का होगा। दिस इज मोर देन द मैक्सिमम स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल एरर विच इज 5%। सो दिस रिजल्ट वाज रिजेक्टेड। ये जो रिजल्ट है ये बहुत ही ज़्यादा है। हमारे पास जो मैक्सिमम स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल एरर है, मतलब अगर आप कोई तजुर्बा करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो एरर एक्सेप्टेबल है हमारे लिए मतलब साइंटिफिक मेजरमेंट्स में वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1% मतलब 0.5 इस तरह 1 2 3 4 5% तक अगर कोई गलती वगैरह है एक्सपेरिमेंट में, रिजल्ट्स में, तो वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर उससे फिर बढ़ जाता है और ये तो बहुत ज़्यादा है, ये 16% है, तो उसका मतलब ये है कि ये जो एजम्पशन हमने लिया था और ये जो रिजल्ट्स है, ये जो फार्मूला है, इसमें कहीं पर क्या है, वो गलती है, और इस रिजल्ट्स को क्या करते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करते। सिर्फ वो रिजल्ट्स एक्सेप्टेबल होते हैं जिसका एरर क्या होता है, वो 5% से 5% हो या इससे कम हो, इससे ज़्यादा नहीं हो। लेकिन यहाँ पर जो रिजल्ट हमारे पास आ गया वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास वो 16% है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हम रिजेक्ट करते हैं, और ये जो रिजल्ट था वो रिजेक्ट हुआ। ये क्यों रिजेक्ट हुआ, ये हम अब हमने देखना है, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि क्यों रिजेक्ट हुआ, असल मसला कहाँ था, ठीक है। ये फिर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और इसके बाद फिर एक दूसरा साइंटिस्ट है जिसका नाम है लपलस, फिर उसने उस पर करेक्शन किया है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वो डिटेल से क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि उसने उसमें जो गलती थी उसको भी उन्होंने हाईलाइट किया है कि वो गलती क्या थी, ठीक है। और उसको उसको उन्होंने करेक्ट भी किया है, फिर उसका जो रिजल्ट था वो भी फिर आप देखेंगे, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप थ्रू व्हाट्सएप इन एनी अदर मी यू कैन कॉन्टेक्ट, ठीक है। सो please subscribe the channel to get updated values that are uploading daily, ठीक है। thank you very much, wish you all the best।